हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम आप विजिबल भी हो और ऑडिबल भी हो। ग्रेट। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और शेयर ज़रूर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी के साथ। और आज का पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज टेपिड। टेपिड शब्द में सबसे पहले तो डबल स्टार मार्क करो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। बहुत बार ये वर्ड आपके एग्जामिनेशंस में आ चुका है। बस 1 सेकेंड, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इसका थोड़ा सा प्रेजेंटेशन ठीक करना। ओके नहीं, एक गड़बड़ हो रही है। 1 मिनट दो मुझे, जस्ट गिव मी 1 मिनट। चलो यस, ओके। सो वर्ड इज टेपिड। सबसे पहले डबल स्टार मार्क कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। टेपिड शब्द का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर गर्माहट नहीं है, या कोई चीज़ जिसके अंदर, कोई इंसान जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जोश नहीं है, एंथुजियाज्म नहीं है, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? टेपिड। जो टेपिड जब इंसान के लिए बोला जाता है, इसका मतलब वो उस काम को लेके बहुत एंथुजियास्टिक नहीं है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है उस काम को लेके। जब किसी चीज़ के बारे में बोला जाता है, इसका मतलब क्या है? वो चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, मतलब हल्की फुल्की सी गर्म है, गुनगुनी सी है। गुनगुना शब्द बोलते हैं ना, ल्यूक वार्म, वो होता है टेपिड। तो इंसान के लिए बोल रहे हो तो लैकिंग एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म का मतलब जोश, कन्विक्शन का मतलब बिलीफ, उसे उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है। ल्यूकवार्म मीन्स हल्का हल्का सा गर्म है, माइल्ड है। तो सिनोनिम्स क्या हो गए? अनएंथुजियास्टिक, इनडिफरेंट, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाफ हार्टेड है, वो उस काम को दिल से कर ही नहीं रहा। और क्या बोल सकते हैं? एपेथेटिक है। एपेथेटिक शब्द का मतलब क्या होता है? कोई फीलिंग्स ही नहीं है उस चीज़ को लेके, कोई एनर्जी ही नहीं है उस चीज़ को लेके। एंटोनिम्स क्या हो गए? एंथुजियास्टिक यानी पूरा तरीके से जोश है, पैशनेट है, ईगर है उस काम को करने के लिए। और क्या कह सकते हैं? फर्वेंट है। फर्वेंट का मीनिंग क्या होता है? बहुत पैशनेट है उस काम को करने के लिए। आर्डेंट है, बहुत पैशनेट है उस काम को करने के लिए। जेलस है, बहुत पैशनेट है उस काम को करने के लिए। एक्ज्यूबरेंट है। एक्ज्यूबरेंट का मीनिंग क्या होता है? फुल ऑफ एनर्जी है उस काम को करने के लिए, कि भाई आज तो मुझे ये काम करना ही करना है, फुल एनर्जी के साथ करना है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हो गए? ये सारे के सारे वर्ड्स आपके एंटोनिम्स हो गए। अब ये तो इंसान वाले एंटोनिम्स हो गए, है ना, कि इंसान के अंदर। अब इसके भी एंटोनिम्स लिख लेते हैं। कोई चीज़ कम गर्म है। ल्यूकवार्म का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज़ कम गर्म है। तो बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ को क्या बोलोगे? बहुत ज़्यादा गर्म कोई चीज़ है तो बोलते हैं सियरिंग है। सियरिंग मीन्स हद से ज़्यादा गर्म है। स्वेल्टरिंग है। स्वेल्टरिंग का मतलब वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा गर्म है। बॉइलिंग है। बॉइलिंग तो सबको पता ही है, बहुत ईजी वर्ड है। बहुत तेज़ गर्म है। स्टीमी है, स्टीम निकल रही है, उसके अंदर से धुआं निकल रहा है। फिर एक और वर्ड होता है स्कैल्डिंग है। ये सारे एस वाले वर्ड्स हैं। मीन्स वो चीज़ कैसी है? हद से ज़्यादा गर्म है। तो जो नई पॉलिसी थी उसको एक फीका सा रिस्पांस मिला पब्लिक से, मतलब कोई पब्लिक ने बहुत ज़्यादा जोश नहीं दिखाया उसमें। बहुत ही कुछ लोग थे, फ्यू मीन्स बहुत ही थोड़े से लोग थे जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया उसके इम्प्लीमेंटेशन में, उस पॉलिसी के लागू होने। सिजलिंग है, राइट। सिजलिंग हॉट मीन्स बहुत ज़्यादा गर्म है। स्टीमिंग है, बहुत ज़्यादा गर्म है। स्कॉर्चिंग है, राइट। सारे एस वाले शब्द हैं, आप देख रहे होगे तो बहुत तेज गर्मी है। अगला वर्ड है इंटरमिटेंट। रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक। तो वो काम कैसे हो रहा है? वो काम हो रहा है इंटरमिटेंटली। इंटरमिटेंट मीन्स रुक रुक के होना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अकरिंग एट इरेग्युलर इंटरवल्स। इरेग्युलर इंटरवल्स में हो रहा है, लगातार नहीं हो रहा। स्पोराडिक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, डबल स्टार मार्क कीजिएगा। स्पोराडिक रुक रुक के हो रहा है, ओकेजनल कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा। पीरियोडिक है, रुक रुक के हो रहा है, एक समय पे हो रहा है। एंटोनिम्स कॉन्टिन्यूस है, लगातार हो रहा है। कॉन्स्टेंट है, लगातार हो रहा है। अनसीजिंग मीन्स बिना रुके चलता जा रहा है। सीज शब्द का मीनिंग क्या होता है? सीज शब्द का मीनिंग होता है टू स्टॉप।
हॉल्ट, तो कोई चीज़ अनसीजिंग है मतलब बिना रुके चले जा रही है, चला जा रही है। अच्छा, और क्या कह सकते हैं इसको, कोई चीज़ लगातार हो रही है, हट रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो आप उसको और क्या बोल सकते हो, एक वर्ड है मुझे याद नहीं आ रहा, एंड्योरिंग। याद आ गया। एंड्योरिंग शब्द का मीनिंग भी क्या होता है कि वो चीज़ लगातार चल रही है, बिना रुके चल रही है, रिलेंटलेसली चल रही है। रिलेंटलेस शब्द का मीनिंग क्या होता है, मैं अपने आप को हटा देती हूँ। मीन्स वो चीज़ कैसे चल रही है, लगातार चल रही है, बिना रुके चल रही है। तो जो इंटरमिटेंट, जो रुक रुक के इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई हो रहा था, इसकी वजह से बहुत मुश्किल हो गया फैक्ट्रीज के लिए कि वो अच्छे से काम कर पाए। अगले वर्ड पे आ जाते हैं। प्रिकेरियस वर्ड आ गया भाई, फेवरेट वर्ड आ गया। प्रिकेरियस वर्ड आया है तो मुझे कम से कम यार 15-20 सिनोनिम्स तो बता ही दो प्रिकेरियस के। प्रिकेरियस का दो मीनिंग्स होते हैं। एक मतलब होता है कि वो चीज़ ना अपनी जगह पे फिक्स्ड नहीं है, अपनी जगह पे फिक्स्ड नहीं है। सबसे पहले तो लास्ट में OUS लग रहा है, एडजेक्टिव हो गया। इसका मतलब है वो चीज़ कभी भी गिर सकती है। वो चीज़ कैसी है, अनस्टेबल है, इनसिक्योर है, रिस्की है, अपनी जगह पर फिक्स्ड नहीं है। रिस्की है मतलब डेंजरस भी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। चलो, अब मुझे डेंजरस के कम से कम 20 सिनोनिम्स बताएंगे सभी लोग। लेट्स ट्राई इट। 20 कर पाते हैं, नहीं कर पाते, पहली बार लिखेंगे हम 20 अगर कर पाए तो। पहले P वाले लिख लेते हैं। पेरिलस, परनीशियस, इनेमिकल। आज आप लोगों को बहुत हेल्प करनी पड़ेगी 20 लिखने में। डेलेटेरियस, डेट्रीमेंटल, नोक्शियस, ट्रेचरस, फैटल, लीथल, डेडली। और कोई वर्ड याद आ रहा हो? हाँ, मेनेसिंग, थ्रेटनिंग, इंटिमिडेटिंग, फिर तबाही मचा देने वाली चीज भी डेंजरस तो होगी ही, तो क्या लिख सकते हैं? कैटास्ट्रॉफिक, कैटाक्लाइजमिक, कैलेमिटस, विक्शियस, नेफेरियस, इंसीडियस, मैलिशियस। सारे OUS वाले शब्द एक साथ। फिर एक और वर्ड होता है ट्रेजनस। हो गए 20? नहीं हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 हो गए। हाँ, जियोपार्डस, राइट। जियोपार्डी शब्द का मीनिंग क्या होता है? खतरा। तो जियोपार्डस क्या हो गया? खतरनाक। तो इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज कैसी है? खतरनाक है। कोई चीज कैसी है? डेंजरस है। चलो, एंटोनिम सिक्योर है, स्टेबल है, सेफ है। तो जो प्रिकेरियस, जो रिस्की इकोनॉमिक सिचुएशन थी, इसकी वजह से इन्वेस्टर्स जो हेजिटेंट हो रहे थे। हेजिटेंट का मीनिंग क्या है? झिझक रहे थे, मीन्स रिलक्टेंट थे, अनविलिंग थे। किस चीज को लेकर रिलक्टेंट थे, किस चीज को लेकर अनविलिंग थे? कि वो अपना पैसा मार्केट में लगाए। अगला वर्ड है रॉयल करना। रॉयल करने का मतलब है किसी को परेशान करना। तो आपने अगर किसी को परेशान कर दिया, इसका मतलब आपने उस इंसान को क्या कर दिया? रॉयल कर दिया। डिस्टर्ब कर दिया, उथल पुथल मचा दी। चलो, मुझे उथल पुथल के कुछ वर्ड्स बता दो। उथल पुथल मचाई है मतलब क्या क्रिएट किया है? टर्मोइल क्रिएट किया है। कितने वर्ड याद हैं देखते हैं। टर्ब्यूलेंस क्रिएट किया है, ट्यूमल्ट क्रिएट किया है, अपहीवल क्रिएट किया है, केओस कर दिया है, पैंडेमोनियम कर दिया है, रक्कस कर दिया है। और कोई वर्ड जो याद आ रहा हो? हाँ, के अप्रोर मचा दिया है, राइट। मेहम, हाँ, मीन्स वही बहुत ही खराब सिचुएशन कर दी है, मीन्स कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन कर दिया है, उथल पुथल मचा दी। याद रहेंगे ये सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑल ऑफ दीज आर नाउन्स, ऑल ऑफ देम आर नाउन्स। हैवॉक कर दिया है, राइट, हैवॉक मचा दिया है। कमोशन, राइट।
तो रॉयल करना इस एजिटेट करना, डिस्टर्ब करना, अनसेटल करना, मतलब आपने क्या किया, परेशान कर दिया सामने वाले इंसान को। चलो परेशान किया है तो परेशान करना एक तरीके से इरिटेट करना भी होता है। तो मुझे कम से कम 40 सिनोनिम्स, 40 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 20 सिनोनिम्स बता दो इरिटेट करने के। कोशिश करते हैं, बहुत बार किए हमने इरिटेट करने के सिनोनिम्स। चलो ये तो आराम से बता दोगे। अनॉय करना, वेक्स करना, गॉल, वेरी गुड, राइल, पेस्टर, इर्क, नेटल, रफल, रैंकल, डिस्टर्ब, बॉदर, एग्जैस्परेट, perturb। सारे शब्दों का मीनिंग क्या है कि आप सामने वाले को क्या कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो। पीविश होता है, जो लोग बहुत अनॉयड से रहते हैं तो उसका वर्ब फॉर्म क्या होता है, पीव कर रहे हो आप किसी इंसान को। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5, 14 ही हुए हैं, 6 और बताने हैं आप लोगों को। हाँ, चेफ 15, 5 मोर। फिर थोड़े से इनडायरेक्ट वाले आ जाएंगे। इनडायरेक्ट वालों में क्या आ जाएगा, भड़का दिया आपने उस इंसान को, गुस्सा दिला दिया, तो इन्फ्यूरिएट कर दिया, इंसेंस कर दिया, राइट, पीक कर दिया। 3 हो गए, 2 मोर, 2 और रह गए, याद करो और कौन कौन से 2 हो सकते हैं। हाँ, इन्फ्लेम कर दिया, अपसेट कर दिया। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है कि आपने उस इंसान को परेशान कर दिया, मिफ कर दिया, MIFF मीन्स इरिटेट कर दिया, प्रोवोक कर दिया। एक बड़ा ही प्यारा वर्ड होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है, वो वर्ब फॉर्म नहीं होता, वो नाउन फॉर्म होता है, एंड दैट इज अम्ब्रेज। इसका एक पूरा फ्रेज होता है, टेक अम्ब्रेज। अगर कोई इंसान अम्ब्रेज ले लेता है, मतलब टेक अम्ब्रेज, इफ अ पर्सन टेक्स अम्ब्रेज, इसका मतलब क्या है, वो आपसे बहुत परेशान हो चुका है, वो आपसे बहुत अनॉयड हो चुका है, वो आपसे बहुत इरिटेट हो चुका है। बहुत बार एग्जाम में आया है टेक अम्ब्रेज, ये पूरा का पूरा एक फ्रेज है। चलो आ जाते हैं वापस। एंटोनिम्स, काम कर दिया, सूद कर दिया, सेटल कर दिया, मीन्स रिलैक्स कर दिया। रिलैक्स के तो बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, काम करने के सभी को याद होंगे अब तो, मिटिगेट, मॉलिफाई, प्लैकेट, असुएज, एमेलियोरेट, सबको याद है ना। काम वाले नहीं लिख रही मैं, सूद, रिलैक्स, ट्रैंक्विलाइज, मॉलिफाई। हाँ चलो अगले वर्ड पे आते हैं, रिटेलिएटरी। मेरे करण और अर्जुन आएंगे और क्या करेंगे, बदला लेंगे। बदला लेंगे में इसका मतलब क्या है, रिटेलिएट करेंगे। तो लास्ट में ORY लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो मेरे करण और अर्जुन आएंगे और बदला लेंगे मीन्स, तो रिटेलिएटरी मीन्स बदले की भावना से भड़कता हुआ। तो डन एज अ रिस्पॉन्स टू अ परसीव्ड रॉन्ग, आपको लगता है आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप उसका बदला ले रहे हो, इसका मतलब आप रिटेलिएट कर रहे हो। रिवेंजफुल, रिवेंजफुल, वेंजफुल, रेट्रीब्यूटिव, सबका मीनिंग क्या होता है, बदला। एंटोनिम्स, माफ कर दिया, फॉरगिविंग। कॉन्सिलिएटरी मीन्स रिश्ते अच्छे कर लिए। एक बड़ा ही प्यारा वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में आता है, रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है कि आपने अपने रिश्ते अच्छे कर लिए। रिस्टोरेशन ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस, क्या किया, रिश्तों को अच्छा बना लिया। रिस्टोरेशन ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस, दैट इज व्हाट रिकंसिलिएशन। मर्सीफुल, आप बहुत दया वाले हो, आप कोई बदला नहीं ले रहे, आपने सामने वाले को माफ कर दिया। मर्सी का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बहुत बार एग्जाम में आता है, क्लेमेंसी। कल मानसी ने क्या किया, मर्सी, माफ कर दिया। तो क्लेमेंसी इज व्हाट, मर्सी, माफ कर दिया। तो कंट्री ने क्या इम्पोज किया, क्या लगाया, रिटेलिएटली, बदला लेने वाले टैरिफ्स लगा दिए, बदला लेने वाली टैक्सेस लगा दिए। इन रिस्पॉन्स टू, किसके बदले में, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस जो लगाए थे उसके नेबर ने। तो पड़ोसी ने ट्रेड के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए तो उस कंट्री ने बदला लिया और टैरिफ लगा दिया। डेलेटेरियस तो अभी अभी पढ़ा है, हार्मफुल। सारे हार्मफुल के सिनोनिम्स में डेलेटेरियस लिखा था, नहीं लिखा था, लिखा था। तो डेलेटेरियस इज व्हाट, हार्मफुल। लास्ट में OUS लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो कोई चीज जो नुकसान पहुंचाए,
कॉजिंग हार्म और डैमेज। हम इसमें विंडिक्टिव भी लिख सकते हैं, राइट, विंडिक्टिव भी लिख सकते हो। विंडिक्टिव का मतलब भी क्या होता है, बदला लेने वाली जो आग भड़क रही होती है। तो हार्मफुल, डेट्रीमेंटल, इंजूरियस, नोक्शियस, इनेमिकल, मेनेसिंग, थ्रेटनिंग, अभी जो सारे के सारे वर्ड्स पढ़े। एंटोनिम्स फायदेमंद है भाई, बेनिफिशियल है, हेल्पफुल है, एडवांटेजियस है, फायदेमंद है। तो स्मोकिंग का एक बहुत ही नुकसानदायक इफेक्ट पड़ता है हेल्थ में। किसका रिस्क बढ़ जाता है, लंग डिसीजेस का रिस्क बढ़ जाता है। पैनेशिया, पैनेशिया में रूट वर्ड क्या है, पैन। पैन शब्द का मीनिंग क्या होता है, ऑल। तो कोई चीज जो हर चीज का इलाज है उसको हम क्या बोलते हैं, पैनेशिया। अ सोल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज। हर चीज का इलाज इज पैनेशिया। योगा इज अ पैनेशिया। योगा क्या है, हर चीज का इलाज है। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है ये। तो अ सोल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज। क्योर ऑल, यूनिवर्सल रेमेडी। एलिक्सर, एलिक्सर क्या होता है, अमृत को बोलते हैं एलिक्सर। तो हर चीज का इलाज है अमृत। एंटोनिम्स प्रॉब्लम है, एलिमेंट है, बीमारी है, अफ्लिक्शन है, बीमारी है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो टेक्नोलॉजी जो आगे बढ़ती जा रही है वो एक पैनेशिया है, वो इलाज है सारे के सारी इकोनॉमी के चैलेंजेस का। तो पैनेशिया इज हर चीज का इलाज। परफेक्शन इज अ पैनेशिया फॉर इंग्लिश। परफेक्शन इंग्लिश का इलाज है। क्या बात है। चल अगले, अच्छा एक परफेक्शन से बात याद आई। परफेक्शन 2.0 का स्टडी प्लान सभी को मिल गया ना, आई होप एवरीवन हैज गॉट इट। सबको मिल गया है परफेक्शन 2.0 का स्टडी प्लान। चलो, एनविसाज करना, इसका मतलब क्या है, आप कोई चीज सोच रहे हो कि आगे ना ऐसी हो जाएगी, आप उस चीज को इमेजिन कर रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो चीज हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या है, आप एनविसाज कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। टू इमेजिन और एक्सपेक्ट समथिंग एज अ फ्यूचर पॉसिबिलिटी, कि वो चीज़ फ्यूचर में हो जाएगी, आप उस चीज़ को इमेजिन कर रहे हो। फोरसी कर रहे हो, फोर, ANTE, प्री और प्रो, इन सब का मीनिंग क्या होता है, इन सब का मीनिंग होता है बिफोर, पहले। कहाँ मिला है बेटा, परफेक्शन 2.0 की क्लासेस में अपडेट हो गया है, अगर आप उसको देखोगे ना आपको सारा दिख जाएगा। और अगर एक्सेल शीट के फॉर्म में चाहिए तो वो भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी अभी टेलीग्राम चैनल पे। तो सबको एक्सेल शीट के फॉर्मेट में भी मतलब PDF बना के शेयर कर दूंगी उसको। तो फोर, एंटी, प्री और प्रो सबका मीनिंग क्या होता है, बिफोर, पहले से। तो फोर सी आप पहले से ही उस चीज़ को देख पा रहे हो। एंटिसिपेट, पहले से ही आपको उम्मीद है कि ऐसा होगा। प्रिडिक्ट कर पा रहे हो, पहले से ही देख पा रहे हो। एक और वर्ड होता है इनके जैसा ही, सरमाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरमाइज पर डबल स्टार मार्क करके लिखना, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। तो सरमाइज कर रहे हो आप किसी चीज़ को, इसका मतलब आप उस चीज़ को गेस कर रहे हो कि वो चीज़ ऐसी ऐसी होगी, इसका मतलब आपने क्या किया, सरमाइज किया। एंटोनिम्स, इग्नोर कर दिया, डिसरिगार्ड कर दिया, कोई वैल्यू ही नहीं दी, निगलेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो प्रोजेक्ट क्या इमेजिन कर रहा है, प्रोजेक्ट क्या बोल रहा है कि आगे क्या होगा, एक बहुत ही ज़्यादा, सिग्निफिकेंट मीन्स ह्यूज, रिडक्शन आ जाएगा, कमी आ जाएगी कार्बन एमिशंस में। कार्बन का जो धुआं निकलता है अगले 10 सालों में, उसमें बहुत ही ज़्यादा कमी आ जाएगी, ऐसा प्रोजेक्ट उम्मीद कर रहा है। ओवरवेलमिंग, हद से ज़्यादा। तो कोई चीज़ अगर हद से ज़्यादा है तो आप क्या बोलोगे, वो चीज़ कैसी है, ओवरवेलमिंग है, मीन्स खूब सारी है। वेरी ग्रेट इन अमाउंट और इंटेंसिटी, कोई चीज़ कैसी है, बहुत ज़्यादा है। अच्छा, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ह्यूज है, तो मुझे ह्यूज के कुछ सिनोनिम्स बता दो। कोशिश करते हैं 10-12 तो लिख लें। चलो, ह्यूज है मतलब कैसी है, इनॉर्मस है। ह्यूज है मतलब कैसी है, कोलोसल है। कोलोसल शब्द का मीनिंग भी क्या होता है, वो चीज़ कैसी है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है। गैरगैंटुआन है, बहुत ही बड़ी है। और क्या याद आ रहा है, बेहेमोथ है, बहुत ह्यूज है। टाइटैनिक जो शिप था उसका मतलब ही ये होता है कि वो चीज़ कैसी है, बहुत ही ह्यूज है, बहुत ही बड़ी है। और कोई वर्ड याद आ रहा हो, हाँ, मेमोथ है, बहुत ह्यूज है। एलिफेंटाइन है, एलिफेंट जैसी है, बहुत बड़ी है। ह्यूमंगस, बहुत ही ह्यूज, बहुत ही बड़ी। फिर और क्या कह सकते हैं हम, कॉस्मिक है, कॉस्मिक के साथ ब्रह्मांड, ब्रह्मांड जितनी बड़ी है इसका मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ी है।
हो गए 10 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। स्टैगरिंग इतनी बड़ी है कि हम चौंक गए, स्टैगरिंग अमाउंट है, मतलब बहुत ही ज्यादा बड़े। मॉन्यूमेंटल, राइट, मॉन्यूमेंटल का मीनिंग भी क्या होता है? ह्यूज, बहुत बड़ी है। मैसिव, राइट, बहुत बड़ी। इमेंस, बहुत ज्यादा। इमेंस का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा। जाइजेंटिक, बहुत बड़ी है, बहुत ह्यूज है। चलो, तो स्टैगरिंग है, इमेंस है, ट्रिमेंडस बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। इनसिग्निफिकेंट, मामूली सी है। माइनर है, ट्रिवियल है, कोई वैल्यू ही नहीं है। पेटी मीन्स बहुत ही मामूली सी है। ट्रिफलिंग मीन्स बहुत ही मामूली सी है, कोई वैल्यू ही नहीं है। ओवरवेलमिंग का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। हाँ, फिर वो वाले वर्ड्स आ गए। प्रोफ्यूज मीन्स बहुत ही ज्यादा मात्रा में। तो कोई चीज अगर प्रोफ्यूज मात्रा में मतलब बहुत ज्यादा है। एम्पल अमाउंट में है मतलब बहुत ही ज्यादा है। फिर उसके बाद प्लीथोरा, बस प्लीथोरा में डिफरेंस क्या हो जाता है? ये नाउन हो जाता है। प्लीथोरा का मतलब भी क्या होता है? बहुत ज्यादा है। कोपियस अमाउंट में है, बहुत ही ज्यादा है। एम्पल तो लिख ही लिया हमने, बहुत ज्यादा है। 4। तो जो ओवरवेलमिंग, जो हद से ज्यादा डिपेंडेंस था चाइना के ऊपर सोलर पैनल्स का, इसकी वजह से इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी की प्रोग्रेस है वो क्या हो गई है? वो कम हो गई है। मल्टीट्यूड भी नाउन फॉर्म हो जाता है। मल्टीट्यूड का मतलब भी क्या है? वो चीज बहुत ज्यादा अमाउंट में है। अ मल्टीट्यूड ऑफ थिंग्स मीन्स बहुत सारा। अगला वर्ड है प्रेरोगेटिव, लास्ट में आईवी लग रहा है। होना ये एडजेक्टिव चाहिए था, लेकिन प्रेरोगेटिव को हम नाउन की तरह यूज करते हैं। प्रेरोगेटिव मीन्स आपका कुछ एक कोई हक है जो आपको अलग से दिया हुआ है, उसको बोलते हैं वो आपका प्रेरोगेटिव है। तो स्पेशल राइट और प्रिविलेज एक्सक्लूसिव टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और ग्रुप, तो आपको कोई अलग से हक दिया हुआ है तो वो आपका प्रेरोगेटिव है। प्रिविलेज दिया हुआ है, राइट है, एंटाइटलमेंट है, मतलब आपका हक है। एंटोनिम्स जिम्मेदारी है, वो उल्टा हो जाएगा। ऑब्लिगेशन है, जिम्मेदारी है। ड्यूटी है, रिस्ट्रिक्शन है, मतलब आपकी जिम्मेदारी है। तो ये सरकार का हक है कि सरकार क्या करे? टैरिफ्स को इम्पोज करे, टैरिफ्स को लगाए, टैक्सेस को लगाए, जिससे कि वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, अपनी कंट्री के अंदर जो इंडस्ट्रीज है उनको बचा सके। ये सरकार का हक है। आगे बढ़ी। स्ल्यू भी बेटा नाउन फॉर्म हो जाता है। स्ल्यू ऑफ मीन्स बहुत सारा, तो स्ल्यू, मल्टीट्यूड, प्लीथोरा, ये सारे नाउन फॉर्म्स हैं। अदरवाइज बाकी के सारे का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था? बाकी सारे एडजेक्टिव्स थे। फ्रेजल वर्ब्स पे आते हैं। बैंग अप मीन्स किसी चीज को आपने बहुत बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया। ये किसी को एकदम बैंग, बैंग का मतलब क्या होता है? ऐसे पीटना। तो किसी चीज को आपने डैमेज कर दिया, इंजर कर दिया, किसी को चोट पहुंचा दी, मीन्स बैंग अप कर दिया। बार्ज इन, एक होता है ना कोई कोई इंसान बार्ज इन करता है, मतलब बड़े ही तेज दरवाजे को खोलते हुए, उसको दरवाजे को पीटते हुए बड़े गुस्से के साथ एंटर करता है। तो ऐसे इंसान का ने क्या किया है? बार्ज इन किया है। टू एंटर रूडली और एब्रप्टली, बहुत ही रूडली एंटर करना। बेल्ट आउट, किसी चीज को बहुत तेजी से आपने प्ले कर दिया, कोई म्यूजिक आपने लगाया, बहुत तेजी से प्ले कर दिया, यू बेल्टेड इट आउट। ब्लैकआउट, कभी कभी ना जब मैं बहुत सारे लोगों को एक साथ देखती हूँ ना तो मैं ब्लैकआउट हो जाती हूँ। ब्लैकआउट का मतलब क्या है? कि एकदम ही दिमाग के आगे काला काला आ जाता है। आप लोगों ने ये चीज बहुत बार सुनी होगी, ब्लैकआउट हो गया वो। इसका मतलब क्या है? अवेयरनेस ही खत्म हो गई, समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है, एकदम खाली हो गया। या दूसरा मतलब क्या होता है? ब्लैकआउट हो गया, सब जगह अंधेरा अंधेरा हो गया, मतलब लाइट चली गई। तो ब्लैकआउट इज व्हाट? लाइट चली जाना। फ्रेजल वर्ब्स पे आते हैं। वाटर अंडर द ब्रिज, मतलब अब तो ना ब्रिज के नीचे पानी आ चुका है, अब कुछ कर नहीं सकते, अब आगे का सोचो। मतलब अब इस चीज को लेकर चिंता मत करो, अब कुछ हो नहीं सकता क्योंकि पानी अब ब्रिज के अंदर आ चुका है। मीन्स एक पुरानी बात हो चुकी है, अब उसके ऊपर सोच के कोई फायदा नहीं है, उसके ऊपर टेंशन लेके कोई फायदा नहीं है। वाटर अंडर द ब्रिज आ चुका है, मतलब अब जो हो गया सो हो गया, अब कुछ कर नहीं सकते। शिप सेल हो चुका है, मतलब अपॉर्चुनिटी तो जा चुकी है, अब कुछ नहीं कर सकते। यू हैव मिस्ड द बोट, आपकी बोट अब जा चुकी है, आपने मिस कर दी बोट को। इसका मतलब जो अपॉर्चुनिटी आपके पास थी, जो अवसर आपके पास था, वो अब एक तरीके से मिस हो चुका है। एज ब्लाइंड एज अ बैट, बिल्कुल ही अंधा है। आपको पता है बैट कैसे मूव करती है? बैट इज चमगादड़, वो फ्रिक्वेंसी से आगे चलती है, उसको दिखता नहीं है बैट को, तो वो बहुत तेज आवाज निकालती है। फिर जब वो आवाज टकरा के वापस आती है
तो वो आइडेंटिफाई करती है कि आगे कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो एज ब्लाइंड एज अ बैट मीन्स बहुत ही पुअर आईसाइट होना, मतलब आपको कुछ पता ही नहीं है, यू आर अनअवेयर ऑफ दैट। अनअवेयर का एक वर्ड क्या होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है, आप ऑब्लिवियस हो। ऑब्लिवियस हो इसका मतलब क्या है, यू आर अनअवेयर ऑफ इट। वन हॉर्स टाउन, वन एक ही घोड़ा है उस टाउन के पास, इसका मतलब कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है वहां कुछ है ही नहीं, अनइम्पॉर्टेंट है वो टाउन, मतलब वन हॉर्स टाउन। अच्छा, अब हॉर्स के ना बहुत सारे इडियम्स होते हैं। अभी जो आप लोगों का वोकैबुलरी वाला चैनल है, उसमें मैं आप लोगों को बहुत सारे ना, अब ये हॉर्स वाले इडियम्स, डॉग वाले इडियम्स, सारे कलर वाले इडियम्स करवाने वाली हूँ। तो ये वाले इडियम्स आपको ना एक साथ याद हो जाएंगे। कैसे याद हो जाएंगे एक साथ कि आपको क्या होगा, सारे मैंने रेड कलर के इडियम्स करा दिए, ब्लैक कलर के इडियम्स करा दिए, येलो कलर के इडियम्स करा दिए, सारे एनिमल्स के अलग अलग इडियम्स करा दिए। तो वो शॉर्ट्स फॉर्म में करूँगी, 1-1 मिनट के होंगे, उनको देखना ज़रूर। सभी ने वैसे सब्सक्राइब कर लिया है ना चैनल पे? आई होप एवरीबडी हैज सब्सक्राइब्ड टू द चैनल। यस, चलो तो कुछ इडियम्स अभी कर लेते हैं हॉर्स वाले। एक तो होता है होल्ड योर हॉर्सेस। या तुम्हें किस बात की जल्दी है? होल्ड योर हॉर्सेस, होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब क्या है, सब्र करो यार, थोड़ा सा पेशेंट हो जाओ। फिर होता है ये वाली जो बात है ना, वो सीधे हॉर्स के माउथ से आई है, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। ये वाली जो बात है वो कहां से आई है, हॉर्स के माउथ से आई है। इसका मतलब क्या है, बिल्कुल बहुत ही रिलायबल सोर्स से आई है, ऐसी सोर्स से आई है जिसपे मैं विश्वास कर सकती हूँ। बीट अ डेड हॉर्स, आप बीट कर रहे हो या फिर फ्लॉग कर रहे हो, फ्लॉग अ डेड हॉर्स या बीट अ डेड हॉर्स, इसका मतलब क्या होता है, आप ऐसी चीज पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो जिससे कुछ नहीं मिलने वाला आपको। तो दैट इज व्हाट, बीट अ डेड हॉर्स, फ्लॉग अ डेड हॉर्स। फिर होता है गेट ऑफ योर हाई हॉर्स, अपने हाई हॉर्स से गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब क्या होता है, उतर जाओ, मतलब जो तुम घमंड में हो, गेट ऑफ योर हाई हॉर्स, इसका मतलब क्या है, जो तुम घमंड में हो उस घमंड को खत्म करो, घमंडी बनना बंद करो, अपने हाई हॉर्स से क्या करो, उतर जाओ। कोई इंसान बोलते हैं डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स किसे बोलते हैं, ऐसा इंसान जिसको किसी की उम्मीदें नहीं थी, किसी को भी उससे उम्मीदें नहीं थी कि वो जीतेगा और वो अचानक से जीत गया, तो वो क्या होता है, वो आपका डार्क हॉर्स हो जाता है। तो हॉर्सेस के बहुत सारे हैं। फिर एक होता है ईट लाइक अ हॉर्स, अगर आप हॉर्स की तरह खाते हो इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा खाते हो। ईट लाइक अ बर्ड, अगर आप बर्ड की तरह खाते हो तो इसका मतलब आप बहुत कम खाते हो। तो अभी हम करेंगे वो सारे के सारे। ऑन अ शू स्ट्रिंग, आप शू स्ट्रिंग पे हो, मतलब बहुत ही ना के बराबर बजट है आपके पास, इतना बजट है कि आप एक जूते का फीता खरीद सकते हो, जूता तो नहीं खरीद सकते, इसका मतलब आपके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है। शू स्ट्रिंग का मतलब क्या हो गया, जूते का फीता, मीन्स बहुत ही कम बजट है आपके पास। क्लीन द एयर, या देखो तुम्हारे बीच में और मेरे बीच में ना बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं, हमारा ब्रेकअप ही इस वजह से हुआ था। तो लेट्स क्लीन द एयर एंड पैच अप, एयर को क्लीन करते हैं, मतलब जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, जितनी भी चीज़ों की वजह से टेंशन हुई है उसको खत्म करते हैं, बातचीत करते हैं और चीज़ों को ठीक करते हैं। समझ आई वोकैबुलरी सभी को, येस और नो माय चैंपियंस? मैम चैनल का नाम बता दो, कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको ना चैनल का लिंक ही शेयर कर देती हूँ यहाँ पे। चैनल का नाम है वैसे एग्जाम वोकैबुलरी, आप वोकैबुलरी डालोगे, एग्जाम वोकैबुलरी डालोगे, निमिषा बंसल वोकैबुलरी डालोगे तो आपको शॉर्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। बस उसी चैनल पे जाना, वही चैनल है वोकैबुलरी का, मतलब यहाँ पे पिन भी कर देती हूँ। मिल गया सभी को पिन में? हाँ, जाके सब्सक्राइब कर लो, इस पे आपको सारे शॉर्ट्स मिलते रहेंगे, रोज एक शॉर्ट आता है 8 बजे, तो एवरी डे एट 8 AM यू गेट अ वोकैबुलरी शॉर्ट, जिसमें आपको सिर्फ 1 मिनट का ही होता है, और 1 मिनट से भी कम का होता है, 30 सेकेंड्स के भी होते हैं बहुत सारे, बट आपकी रोज रोज उसको सुनते रहोगे, रोज हैबिट बना लो 4-5 शॉर्ट सुनने की, तो आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। टैरिफ टर्मोइल, टर्मोइल का मतलब क्या है, उथल पुथल। टैरिफ क्या होता है, टैरिफ होता है जो ड्यूटीज, जो टैक्सेस कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर लगाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टैरिफ। तो टैरिफ की उथल पुथल की हम बात करने वाले हैं। ट्रम्प एंड पनिशिंग टैरिफ्स ऑन ट्रेड, ट्रम्प की बात करने वाले हैं, और ट्रेड को लेके जो एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाए गए हैं हम उसकी बात करने वाले हैं। चलो देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं, पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन।
चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं अपनी बातों में। ऑथर जी कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, उन्होंने कैट को सेट किया है पिजन्स के बीच में। अब ये भी एक बड़ा प्यारा इडियम है। इसका मतलब क्या होता है, सारे पिजन्स बैठे हुए हैं, उसके बीच में अगर आप एक कैट को ले आओ तो होगा क्या, आप सब लड़ाई होना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब होता है एक ऐसी चीज सेट करना जिससे लड़ाई हो, मीन्स कंट्रोवर्सी बना देना। तो मिस्टर ट्रंप ने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है, सब लड़ रहे हैं दुनिया भर में। कैसे, जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया अ स्ल्यू ऑफ मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ, बहुत सारे उन्होंने क्या किए, पनिशिंग टैरिफ्स दिए। पनिशमेंट टैरिफ्स मीन्स मैं तुम पे टैक्स लगा रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें पनिशमेंट देना चाहता हूं। तो उन्होंने पनिशमेंट के लिए टैक्सेस बढ़ा दिए। किसके साथ ट्रेड में टैक्सेस बढ़ाए, कनाडा के ऊपर, मैक्सिको के ऊपर, चाइना के ऊपर, और उन्होंने वादा किया कि मैं और टैक्स लगाऊंगा और पनिशमेंट दूंगा बाकी के ट्रेडिंग पार्टनर्स को भी आगे आने वाले महीनों में। तो मिस्टर ट्रंप का क्या हो चुका है, मिस्टर ट्रंप हो चुके हैं कि भाई मैं सबसे दुश्मनी लेना चाहता हूं। कनाडा टैक्स बढ़ाओ, मैक्सिको टैक्स बढ़ाओ, चाइना टैक्स बढ़ाओ, और भी कोई लोग हैं, कोई बात नहीं अभी आगे बढ़ाऊंगा मैं टैक्स, ऐसा भी उन्होंने बोला। तो जो जापान की मार्केट है, साउथ कोरिया की मार्केट है, और जो एशिया के अक्रॉस, एशिया में बहुत सारी कंट्रीज की मार्केट है, वो सबके सब क्या हो गए, रॉयल हो गए। रॉयल का मीनिंग क्या, डिस्टर्ब हो गए, परेशान हो गए। वो क्यों डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि डर, फियर्स पीक्ड मीन्स बढ़ गए, डर बढ़ गए। किस चीज के बढ़ गए, ऑफ द फॉल आउट, फॉल आउट मीन्स नेगेटिव इंपैक्ट, कि नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। किस चीज पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, ऑन सप्लाई चेन। सप्लाई चेन्स में जहां से जो जो सामान जाने का जो पूरा का पूरा चेन है, मतलब सामान जाने का पूरा जो सिस्टम है, नॉर्थ अमेरिका के लिए पर्टिकुलरली इन सेक्टर्स, मेनली कौन कौन से सेक्टर्स में, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स वाला सेक्टर हो गया, वही ऑटोमोबाइल्स मीन्स व्हीकल्स का, गाड़ियां ट्रक वगैरह सब ऑटोमोबाइल्स में आते हैं। विच हैव एंजॉयड, अभी तक इनको क्या मिल रहा था, बहुत ही ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिल रहा था इतने सालों सालों से। तो अब क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाएगा। ओवर द वीकेंड में मिस्टर ट्रंप ने 3 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स साइन कर दिए। उन्होंने मतलब 3 ऑर्डर्स को पास किया, जिसने स्लैप किया। स्लैप का मतलब क्या होता है, थप्पड़ लगाना। यहाँ पे स्लैप का मतलब क्या है, नेगेटिव इंपैक्ट डाला, पटक दिया कनाडा की और मैक्सिकन गुड्स में सामान। तो कनाडा के और मैक्सिको के सामान पे उन्होंने टैरिफ लगा दिया 25% का। बाप रे, 25% का टैरिफ लगा दिया। सिर्फ और सिर्फ कनाडा के एनर्जी प्रोडक्ट्स को स्पेयर किया गया। स्पेयर मीन्स छोड़ा गया, उसमें सिर्फ 10% का टैक्स लगाया गया। इसके अलावा सब पे 25% का टैक्स लगा दिया गया कनाडा के सामान पे। फिर जो व्हाइट हाउस है, जो मतलब मिस्टर ट्रंप हैं, उन्होंने आगे जाके क्या अनाउंस किया, इन लाइन मीन्स मैचिंग विद, किस चीज से मैच करते हुए उन्होंने अनाउंस किया, जो उन्होंने वादे किए थे मिस्टर ट्रंप ने कैंपेन के दौरान। कैंपेन ट्रेल का मतलब क्या, कैंपेन का जो उनका पूरा चल रहा था उसके दौरान जो उन्होंने वादे किए थे, उन वादों से भी मैच करता हुआ उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि वो 10% का टैक्स लगाएंगे जो भी सामान चाइना से आएगा। तो मिस्टर ट्रंप ने क्या किया, चाइना, मैक्सिको और कनाडा को टारगेट किया, तीनों के ऊपर अच्छा खासा टैक्स लगाया, तीनों के ऊपर अच्छा खासा टैरिफ लगाया। अब सारी कंट्री, और उन्होंने ये भी बोला कि मैं आगे और भी कंट्रीज के ऊपर लगाऊंगा। तो बाकी सारी जो कंट्रीज हैं वो परेशान हैं इस बात से कि इस सब का क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा सप्लाई चेन्स पे। पैसेज समझ आया सभी को? चलिए अब थोड़ी सी ग्रामर करेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस का मुझे आंसर बताएंगे सभी लोग। ये टेंस कौन सा है पहले तो मुझे ये बता दो। वर का सब्जेक्ट बता दो। यहां पे ये टेंस क्यों लगाया है ये बता दो। गुड्स का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। ये एक्टिव है या पैसिव है ये बता दो। ये एक्टिव है या पैसिव है ये बता दो। यहां से लेकर यहां तक हम पार्सिंग करेंगे। ये टेंस सिंपल प्रेजेंट नहीं है बेटा, सिंपल पास्ट है।
सिंपल प्रेजेंट होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस आता, क्योंकि मिस्टर ट्रम्प सिंगुलर है, एक ही इंसान है, तो इसका मतलब है सिंपल प्रेजेंट नहीं है। ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। सेट की तीनों फॉर्म सेम ही होती हैं, सेट सेट सेट। ये बहुत बड़ा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कास्ट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, कास्ट कास्ट कास्ट। कास्टेड लिख देते हैं और पूछते हैं कौन से पार्ट में एरर है। ब्रॉडकास्ट, ओवरकास्ट, सबकी फॉर्म्स तीनों की तीनों सेम ही होती है, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट। तो ये सिंपल पास्ट टेंस हो गया। वर्क का सब्जेक्ट क्या है? मार्केट्स। ये प्रपोजिशन से शुरू हो रहा था, सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, तो मार्केट्स प्लूरल था इसलिए वर लगाया। वर रॉयल्ड लिखा हुआ था, इसका मतलब वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, तो ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस था। हैव एंजॉयड, यहाँ पे हैव एंजॉयड क्यों लिखा है? क्योंकि फॉर डेकेड्स लिखा हुआ है। जब भी टाइम दिया हुआ फॉर और सिंस आप यूज करो, और ये दोनों के दोनों टाइम के बारे में बात कर रहे हो कि कितने समय से वो काम हुआ है, तो जो टेंस आता है वो परफेक्ट आता है या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, तो इसीलिए हमने यहाँ पे परफेक्ट टेंस यूज किया है। ऑथर ने परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। गुड्स नाउन है, गुड्स का मतलब है सामान। मैक्सिकन एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव हमेशा नाउन के बारे में बताता है, तो ये नाउन हो गया। वर स्पेयर्ड, वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस है पैसिव वॉइस का। विल बी अप्लाइड, विल प्लस बीई प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब इस सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस है, सिंपल फ्यूचर का पैसिव वॉइस है। चलिए पार्सिंग कर लेते हैं। द आर्टिकल हो गया, व्हाइट हाउस नाउन हो गया, फर्दर एडवर्ब हो गया, अनाउंस वर्ब हो गया, इन लाइन विद ये पूरा का पूरा फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इसका मतलब क्या? मैच करता हुआ। अगर इसको अलग अलग देखोगे तो इन प्रेपोजिशन का रोल प्ले कर रहा है, लाइन नाउन है, विद वर्ब, विद भी प्रेपोजिशन है। द आर्टिकल हो गया, प्रोमिसेस नाउन हो गया, मिस्टर ट्रम्प नाउन हो गया, मेड वर्ब हो गया, ऑन प्रेपोजिशन हो गया, द आर्टिकल हो गया, कैंपेन ट्रेल पूरा नाउन हो गया, अलग अलग करके भी समझ सकते हो, कैंपेन एडजेक्टिव हो गया, ट्रेल नाउन हो गया, आर्टिकल हो गया, 10% एडजेक्टिव हो गया, टैक्स नाउन हो गया, ऑन प्रेपोजिशन हो गया, गुड्स नाउन हो गया, फ्रॉम प्रेपोजिशन हो गया, चाइना नाउन हो गया। कितने लोगों के आंसर्स ठीक निकले? आई होप मेनी ऑफ यू। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। बीजिंग रिस्पॉन्डेड, अब चाइना को बड़ा गुस्सा आया, तुमने मेरे ऊपर टैक्स लगाया वो भी 10% का। तो चाइना, बीजिंग इज द कैपिटल ऑफ चाइना, उसने बड़े गुस्से में रिस्पॉन्ड किया। चाइना ने क्या बोला कि मैं तुम्हारे ऊपर एक केस फाइल करूंगी, मैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास जाऊंगी और मैं तुम्हारे ऊपर एक केस फाइल करूंगी, मैं यूएस के खिलाफ एक केस फाइल करूंगी कि यूएस क्या कर रहा है, रॉन्गफुल प्रैक्टिस कर रहा है, गलत काम कर रहा है यूएस। इवन एज इट सेड, और साथ के साथ चाइना ने क्या बोला कि मैं भी अब कुछ नेसेसरी मीन्स जरूरी, काउंटर मेजर्स मीन्स इसके अगेंस्ट कुछ कदम उठाऊंगी। तो चाइना ने क्या बोला कि मैं भी केस भी फाइल करूंगा या करूंगी पता नहीं, और नेगेटिव कदम भी उठाऊंगी। वाइल ओटावा और मेक्सिको सिटी, मतलब मेक्सिको और कनाडा ने क्या वार्निंग करी कि हम भी बदला लेंगे, रिटेलिएटरी मीन्स बदला लेंगे, टैरिफ लगाएंगे, हम भी बदले में तुम्हारे ऊपर टैक्स लगाएंगे और वो भी बहुत जल्दी आ जाएंगे। मिस्टर ट्रम्प के जो सब्सिक्वेंट मीन्स एक के बाद एक जो कॉल्स थे मैक्सिकन प्रेसिडेंट को, क्लॉडिया शिनबॉम को, इसकी वजह से क्या हुआ, 1 महीने का पॉज लग गया, 1 महीने का रोक लग गया
बिफोर द टैरिफ्स किक्ड इन मीन्स शुरू हुए टैरिफ्स, उससे पहले 1 महीने का पॉज लग गया। और जो व्हाइट हाउस जो है वो कोशिश कर रहा है कि वो एक कॉन्सिलिएटरी नोट स्ट्राइक करे। कॉन्सिलिएटरी मीन्स रिश्तों को ठीक करने वाली चीज करे। मिस्टर ट्रम्प क्या कोशिश कर रहे हैं, मिस्टर ट्रम्प बात कर रहे हैं कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडियो से भी। तो अब गड़बड़ तो कर दी, कंट्रीज को तो भड़का दिया, अब क्या कर रहे हैं, अब वो रिश्ते ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मीनवाइल उस दौरान मिस्टर ट्रंप ने सजेस्ट किया कि यूरोपियन यूनियन अगला है इन द फायरिंग लाइन। तो जो वो गोलियों पे बारूद डाल रहे हैं, चाइना पे डाल दिया, मेक्सिको पे डाल दिया, कनाडा पे डाल दिया, मतलब अटैक पे अटैक किए जा रहे हैं, टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं। बोले मेरी फायरिंग लाइन में, मेरे अटैक के लाइन में अब अगला कौन है, अगला मेरा निशाना कौन है, मेरा अगला निशाना है यूरोपियन यूनियन। इवन दो, हालांकि जो यूके है अपीयर्ड टू विन, ऐसा लगा कि वो अब मोडिगम मीन्स स्मॉल अमाउंट, उसको थोड़ा सा सुकून मिल गया। रिप्रीव मीन्स सुकून, तो उसको सुकून मिल गया। जो उसकी प्रॉब्लम्स चल रही थी वॉशिंगटन के साथ, उसमें ऐसा लग रहा था कि यूरोपियन यूनियन तो पूरा का पूरा अगला है, लेकिन जो यूके है उसको थोड़ा सा सुकून मिला है। वाइल टैरिफ्स आर ट्रेडिशनली, टैरिफ्स का मतलब क्या होता है, वही सामान जो इंपोर्ट होता है उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको टैरिफ्स बोलते हैं। तो जो टैरिफ्स होते हैं वो स्पेयरिंगली लगाए जाते हैं। स्पेयरिंगली मीन्स बहुत ना के बराबर, बहुत किफायत से लगाया जाता है कि कोई कंट्री गुस्सा ना हो जाए। स्पेयरिंगली मीन्स बहुत सोच समझ के बहुत कम लगाए जाते हैं। एंड मोस्टली इन केसेस ऑफ, और ज्यादातर ये टैरिफ कब लगाए जाते हैं, जब ट्रेड इम्बैलेंस होता है। ट्रेड इम्बैलेंस होता है कि मतलब आप बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे होते हो, एक्सपोर्ट उतना नहीं कर रहे होते हो, तो इस तरह का इम्बैलेंस होता है। इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ किस चीज के एनवायरनमेंट में, आर्टिफिशियल प्राइस बैरियर्स लगाए जाते हैं इम्पोज बाय वन कंट्री। मतलब एक कंट्री है ये ना इस वाली कंट्री से बहुत ज़्यादा सामान इंपोर्ट कर रही है, इसकी वजह से इस कंट्री की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो है वो ग्रो नहीं कर पा रही। इस कंट्री के अंदर जो इंडस्ट्रीज है वो ग्रो नहीं कर पा रही, क्योंकि सस्ता सामान बाहर से आ रहा है। तो इस सस्ते सामान को रोकने के लिए यहाँ की सरकार क्या करती है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देती है। तो अभी सस्ता सामान इंडिया में नहीं या फिर इस कंट्री में नहीं आ पाएगा, क्योंकि सामान महंगा हो जाएगा, क्योंकि सामान के ऊपर बहुत टैक्स लग गया। तो ये रोकने के लिए किया जाता है। तो इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल प्राइस बैरियर लगाया जाता है, जो उसके ट्रेडिंग पार्टनर्स को इम्पैक्ट करता है। लेकिन जो ऑफिशियल जो लॉजिक बताया मिस्टर ट्रंप के व्हाइट हाउस ने, मतलब मिस्टर ट्रंप ने जो लॉजिक बताया कि हमने इतने टैरिफ क्यों लगाए हैं, हमने इतने टैक्सेस क्यों लगाए हैं, वो ये था कि हम क्या करना चाहते हैं, एड्रेस करना चाहते हैं नेशनल इमरजेंसी। तो हमारी कंट्री में चीज़ें खराब चल रही हैं, हम उसको ठीक करना चाहते हैं। और वो चीज़ें खराब क्यों चल रही हैं हमारी कंट्री में, हमने इतना टैक्स क्यों लगाया है, क्योंकि चीज़ें खराब चल रही हैं। उसका कारण है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बिल्कुल ही अलग तरह का थ्रेट है। थ्रेट मीन्स खतरा है। किस चीज का खतरा है, खतरा है जो इलीगल एलियंस, एलियंस का मतलब क्या है, दूसरी कंट्री के लोग। तो जो इलीगल लोग हैं जो हमारी कंट्री को इतना खतरा पहुंचा रहे हैं, और जो ड्रग्स आ रहे हैं बाहरी कंट्री से, उससे हमारी कंट्री को बहुत खतरा है, जिसमें डेडली मीन्स बहुत ही खतरनाक फेंटेनिल भी आता है। फेंटेनिल एक तरह का ड्रग का नाम होगा। तो मिस्टर ट्रंप ने यही बोला कि भाई हम इतने ज़्यादा टैरिफ्स इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारी कंट्री खतरे में है। और खतरे में किस चीज़ से है, खतरे में है कि बाहर की कंट्री से बहुत ही ज़्यादा इलीगल तरीके से लोग आ रहे हैं, ड्रग्स आ रहे हैं, बहुत खतरनाक खतरनाक ड्रग्स आ रहे हैं, हम उस सबको रोकना चाहते हैं, इसीलिए हम टैरिफ्स को बढ़ा रहे हैं। ऐसा मिस्टर ट्रंप ने बोला और भर भर के टैरिफ्स लगा दिए। चल अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे पहले आप लोग। हाँ जी, आगे क्या लिखा हुआ है,
ऑन वन हैंड एक तरफ दिस ओपन्स, ये क्या रोक देता है, ये ओपन कर देता है फ्लड गेट्स। फ्लड गेट्स का मतलब क्या है, अब इसने रास्ते खोल दिए। किस चीज के रास्ते खोल दिए कि बाकी कंट्रीज अब क्या करेंगी, रिटेलिएट करेंगी, बदला लेंगी। किससे बदला लेंगी, यूएस के टैरिफ से। एंड डैम्पनिंग, डैम्पनिंग मीन्स कमजोर हो जाएगा, खराब हो जाएगा वर्ल्ड का ट्रेड, दुनिया का ट्रेड, अब नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उसके ऊपर एक ऐसे समय पे जब ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, दुनिया भर की जो ग्रोथ है उसके जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, प्रॉस्पेक्ट्स मीन्स चांसेस जो हैं बहुत ही खतरे में है, प्रिकेरियस है मीन्स रिस्की है। तो दुनिया भर में ट्रेड नहीं हो रहा था, दुनिया भर में ग्रोथ नहीं हो रही है, और मिस्टर ट्रंप ने जो काम किया है इससे क्या होगा, कंट्रीज एक दूसरे से बदला लेंगी और इससे क्या होगा, वर्ल्ड ट्रेड पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। द मूव ऑल्सो सिग्नल्स, तो जो ये तो कदम उठाया है मिस्टर ट्रंप ने, ये सिग्नल करता है, ये इस बात का अंदेशा देता है दैट इट इज एक्सेप्टेबल, कि ये सही है कंट्रीज के लिए कि वो वेपनाइज कर सकती हैं टैरिफ्स को, मतलब वो टैरिफ को एक हथियार की तरह यूज कर सकती हैं एज अ काउंटर मेजर, एक नेगेटिव इम्पैक्ट, एक नेगेटिव कदम उठाने के अगेंस्ट अनरिलेटेड इंटर कंट्री डिस्प्यूट्स। मतलब दो कंट्रीज के आपस में लड़ाई चल रही है, लड़ाई चल रही है बॉर्डर की, लड़ाई चल रही है किसी और चीज की। अब इस कंट्री ने इसके ऊपर मिलिट्री अटैक तो नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं तुम पर टैरिफ अटैक कर देता हूं। तो मिस्टर ट्रंप ने सबको एक रास्ता दे दिया कि अगर तुम्हें किसी कंट्री से दुश्मनी निकालनी है तो तुम क्या करो, टैरिफ को एक हथियार की तरह यूज करो। फ्यू वुड डिनाई, बहुत ही ना के बराबर लोग जो है इस बात को मना करेंगे, किस चीज को, कि मिस्टर ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके पास एक प्रेरोगेटिव है, प्रेरोगेटिव मीन्स एक हक है, एक हक है जो वो एंजॉय करते हैं, एक प्रिविलेज है, एक स्पेशल राइट है जो वो एंजॉय करते हैं, टू क्रैक डाउन, क्रैक डाउन का मीनिंग होता है पनिशमेंट देना, कि वो पनिशमेंट दे देते हैं ऑन द यूएसएस रिडिक्यूलस ओपन बॉर्डर्स। तो अभी तक क्या था, यूएस के रिडिक्यूलस का मतलब होता है बेवकूफी वाले, ओपन बॉर्डर्स, ओपन बॉर्डर्स का मतलब क्या है, लोग यूएस में जा रहे थे, ओपन बॉर्डर से सामान आसानी से जा रहा था, अब वो उस चीज को क्रैकडाउन, उस पर क्रैकडाउन डाल रहे हैं, मतलब उसको खत्म कर रहे हैं। बट मोस्ट वुड हैव इमेजिन, बस ज्यादातर लोग इस बात को इमेजिन कर पा रहे हैं दैट दिस प्रोसेस, कि ये जो उन्होंने प्रोसेस शुरू किया है, वुड एंटेल, एंटेल मीन्स रिक्वायर, इस प्रोसेस को क्या रिक्वायरमेंट होगी, इंटेंसिफाइड, इंटेंसिफाइड मीन्स बहुत ज्यादा लॉ इन्फोर्समेंट एक्टिविटी, कि भाई आप नहीं चाहते कि लोग आपकी कंट्री में आए, आप नहीं चाहते कि सामान, इलीगल सामान आपकी कंट्री में आए, तो आपको लॉ लगाना चाहिए था, आपको लॉ इन्फोर्समेंट करना चाहिए था कि कोई भी इलीगल सामान आपकी कंट्री में ना आए। आपने ये इतने इंटरनेशनल, इंटरनेशनल मीन्स खतरनाक, इतने खतरनाक टैरिफ्स क्यों लगा दिए। तो ऑथर ने क्या बोला कि जब मिस्टर ट्रंप ये लॉजिक दे रहे हैं कि हमारी कंट्री में इलीगल तरीके से लोग आ रहे थे, हमारी कंट्री में इलीगल तरीके से ड्रग्स आ रहे थे, हमने उसको रोकने के लिए टैरिफ लगाए हैं, तो ऑथर कह रहे हैं ये बात मुझे तो पल्ले नहीं पड़ रही, मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि भाई अगर आपको ड्रग्स रोकने थे, इलीगल एंट्री रोकनी थी, तो आप लॉ को इन्फोर्स करते, लॉ इन्फोर्समेंट एक्टिविटी करते, ये टैरिफ लगाने का क्या रीजन था। तो ऑथर ने ये सवाल उठाया। द टैरिफ्स विल ऑलमोस्ट सर्टेनली, ऑथर ने बोला टैरिफ का 100% एक बहुत ही डेलेटेरियस, डेलेटेरियस मीन्स बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा किसके ऊपर, प्राइसेस के ऊपर जो अमेरिकन कंज्यूमर्स पे करते हैं इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के लिए। तो अब आपने क्या किया, टैरिफ लगा दिया, टैक्स लगा दिया, तो बेचारा अमेरिका का जो कस्टमर है, अमेरिका का जो कंज्यूमर है, वो जब इंपोर्टेड सामान खरीदने जाएगा तो उसको बड़ा महंगा पड़ेगा। बिसाइड्स इसके अलावा क्या होगा, इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट पड़ जाएगा, अमेरिका में महंगाई बढ़ जाएगी, अमेरिका में बहुत ही ज्यादा महंगाई पड़ जाएगी। क्यों, फॉर एग्जाम्पल कोई सामान अमेरिका में ही मैन्युफैक्चर होता है लेकिन उसका जो रॉ मटेरियल है वो चाइना से मंगाता है, अब वो रॉ मटेरियल महंगा हो गया तो वो सामान भी महंगा हो गया, तो हायर इनपुट प्राइसेस हो गए अक्रॉस इंडस्ट्रीज। इनपुट का सामान का मतलब क्या है, रॉ मटेरियल, तो जो रॉ मटेरियल से वो सामान बन रहा है, अगर वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता होगा तो ओवरऑल अमेरिका की भी प्रोडक्ट्स में महंगाई बढ़ जाएगी। परहैप्स, शायद, इट विल टेक अ फुल 4 years ऑफ इकोनॉमिक पेन, पूरे 4 साल का दर्द अब यूएस को झेलना पड़ेगा बिफोर द रियलाइजेशन डॉन्स। जब ये रियलाइजेशन डॉन का मीन्स उसको समझ में आएगी ये बात कि टैरिफ्स जो है एक सोल्यूशन नहीं है। टैरिफ्स हार्डली का मतलब क्या है, ना के बराबर, तो टैरिफ्स जो है ना के बराबर सोल्यूशन है, मतलब टैरिफ लगाना,
टैक्स लगाना कोई सल्यूशन नहीं है। कर्व करना मीन्स रोकना। किस चीज़ को रोकने के लिए? इमिग्रेशन को रोकने के लिए। इलीगल तरीके से यूएस में लोग आ रहे हैं उसको रोकने का टैरिफ एक सोल्यूशन नहीं है। ड्रग्स जो आ रहे हैं उसको रोकने का टैरिफ एक सोल्यूशन नहीं है। ऐसा लगता है मिस्टर ट्रम्प को पूरे 4 साल लग जाएंगे इस बात को समझने में, और 4 साल तक इकोनॉमी दर्द ही दर्द में रहेगी। अब तो दर्द ही दर्द बाकी रहा है जीने में। समझ आया पैसेज सभी को? एवरीवन? टोन कैसे क्रिटिकल है? ऑथर बुराई कर रहे हैं मिस्टर ट्रम्प की। मिस्टर ट्रम्प क्या कर रहे हो तुम? एनालिटिकल तो है ही, ऑथर ने फैक्ट्स बताए हैं उसके बेसिस पे एनालिसिस बताया है, और ऑथर ने बोला है कि भाई केयरफुल हो जाओ, तुम जो कर रहे हो उसका बहुत ही अनचाहा गलत इम्पैक्ट पड़ेगा और इकोनॉमी को रिस्क पड़ेगा। चलो क्वेश्चंस पर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आंसर बताएंगे, देखते हैं कितने लोगों को पैसेज समझ में आया। पैसेज क्या सजेस्ट करता है कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? तुरंत की तुरंत इकोनॉमी ऊपर जाएगी क्या? नहीं। इलीगल इमिग्रेशन रुक जाएगा क्या? नहीं। हाँ, इंपोर्टेड गुड्स का कॉस्ट महंगा हो, मतलब जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स है वो महंगे हो जाएंगे, इसकी वजह से महंगाई बढ़ जाएगी यूएस में, और इसकी वजह से यूएस को ही प्रॉब्लम होगी। सही बात है। टैरिफ जो है चाइना और मैक्सिको को फोर्स करेगा कि वो यूएस की सारी बात माने, जिसकी वजह से पॉलिसी सक्सेसफुल हो जाएगी। नहीं, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, आगे क्या लिखा हुआ है? Why is the use of tariffs a tool as a tool to combat, मतलब जो टैरिफ्स को यूज कर रहे हैं इलीगल इमिग्रेशन को रोकने के लिए, कॉम्बैट मीन्स फाइट करने के लिए, ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, ये प्रॉब्लमेटिक है, ये इनइफेक्टिव सोल्यूशन है, क्योंकि टैरिफ जो है ट्रेड को इम्पैक्ट करते हैं, बॉर्डर की सिक्योरिटी इश्यूज को इम्पैक्ट नहीं करते। सही लग रहा है ये तो। टैरिफ कनाडा को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, चाइना पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, गलत है। रिश्ते अच्छा कर देगा ये? नहीं, रिश्ते खराब करेगा। मैक्सिको और कनाडा को फायदा होगा? फायदा कहाँ से होगा भाई, नुकसान होगा। आंसर इज ए। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो नए टैरिफ्स लगाए तो बाकी लोगों ने क्या किया? कॉन्फिडेंस बढ़ गया क्या? नहीं। ऑप्टिमिज्म आया क्या? ऑप्टिमिज्म मीन्स पॉजिटिविटी? नहीं। यूएस के इंपोर्ट्स कम हो गए, यूएस का ट्रेड बैलेंस अच्छा हो गया? नहीं। हाँ, मार्केट इंस्टेबिलिटी हो गई, क्योंकि कंट्रीज के अंदर डर पैदा हो गया। आंसर इज डी। स्कोर्स एवरीवन इन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। चलिए आ जाते हैं अगले आर्टिकल पे, बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, 5400 स्टूडेंट्स आर वाचिंग बट 5400 लाइक्स नहीं है, तो एक बार तुरंत के तुरंत सेशन को लाइक कर देंगे सभी के सभी लोग। ग्रीन एंड क्लीन, ग्रीन है और क्लीन है इंडिया, और एक क्रिटिकल, क्रिटिकल मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स के फ्रेमवर्क के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। चलिए, स्किमिंग करनी है, रीडिंग नहीं करनी। स्किमिंग करके मेन आइडिया बताएंगे सभी लोग मुझे। पैसेज का मेन आइडिया क्या लग रहा है?
इंडिया एक बहुत लंबे रास्ते आ गया है क्लीन फॉर्म्स ऑफ पावर में, ये बजटरी एलोकेशन में भी देखा गया, इतना बजट दिया गया लेकिन बजट अंडर यूटिलाइज्ड है, जिसकी वजह से रिवाइज एस्टिमेट्स कम है, लेकिन एक क्लीन एनर्जी की जर्नी को नहीं दिखाता। इंडिया बहुत आगे बढ़ा इस स्कीम से, इतना बजट था इसका, ये सारे सोलर के इरिगेशन पंप्स लगाए गए, ये सब किया गया, इसको हल्का फुल्का रिस्पॉन्स मिला, बहुत ही कम कैपेसिटी इंस्टॉल हुई, लेकिन रियलाइजेशन ये है कि एनर्जी ट्रांजिशन हम सब लोग चाहते हैं, जब कोविड के टाइम पे, तो क्योंकि जब ये सबका डिस्ट्रप्शन हो गया। तो बेसिकली पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया ये है, इंडिया की जर्नी बताइए क्लीन एनर्जी को लेके। इंडिया ने बजट तो बहुत एलोकेट किया लेकिन बजट उतना यूज नहीं हुआ। फिर एक पीएम कुसुम योजना के बारे में बताया है जो अच्छा था। तो क्लीन एनर्जी पे जाना बहुत जरूरी हो चुका है। सो मेन आइडिया वही था कि इंडिया की जर्नी बताइए क्लीन एनर्जी को लेके और कितना बजट उसको अलॉट किया गया। चलो नेक्स्ट पैसेज मेन आइडिया बताएंगे। अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है कि इसकी वजह से इंडिया ने प्लेज किया कि वो आधी से ज़्यादा एनर्जी अपनी रिन्यूएबल से लेगा। रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब से लेगा 5 सालों में। ये इंडिया ने वादा किया था। 2021 का बजट था जिसने ये शिफ्ट लाया। 2021 के बजट में बहुत कुछ किया गया क्लीन एनर्जी के लिए। ये स्कीम लॉन्च की गई लेकिन सरकार ने बोला कि हम 40% का जो कस्टम्स ड्यूटी है उसको भी लगाएंगे, इतनी ड्यूटी लगाएंगे जिससे कि इम्पोर्ट ना हो चाइना से। लेकिन सोलर पावर इंस्टॉलेशन इससे कम हो गए और रिन्यूएबल्स जो है इतना ज़्यादा हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी का परसेंटेज 70% जो आउटपुट है अभी भी कोल से ही आता है। तो ज़रूरी है कि हम इस टेक्नोलॉजी को लेके आएँ जिससे कि इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी का आउटपुट बढ़ जाए, क्योंकि ये रुक रुक के हो रहा है तो इसकी वजह से हम फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंट है। तो पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है कि अभी भी हम कोल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं और अभी भी हमको रिन्यूएबल एनर्जी को के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो हमारा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा है रिन्यूएबल एनर्जी की, लेकिन हमारी मैक्सिमम एनर्जी आज भी कोल से ही आती है। तो इस चीज़ पे हमें काम करने की ज़रूरत है। दिस वॉज द मेन आइडिया। लास्ट पैराग्राफ फॉर ऑल। इस बात को समझने से कि हम जो इतने ज़्यादा BCD, व्हाट इज BCD, बेसिक कस्टम ड्यूटी, तो जो इतनी ज़्यादा ड्यूटी लगाई जा रही है इससे महंगाई हो जाएगी और प्रोडक्शन को जो हम लोकलाइज करना चाहते हैं इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। सरकार ने अनाउंस किया कि 12 मिनरल्स को और 35 गुड्स को इसमें से हटा देगी, मतलब उस पर वो कस्टम ड्यूटीज़ नहीं लगेंगी। लेकिन चाइना पे डिपेंडेंस कम करना के लिए ज़रूरी होगा कि हम भी एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क बनाएं जो कि सोशली और एनवायरमेंटली ठीक हो और इक्विटेबल भी हो। यूएस ने भी अपनी लीडरशिप पोजीशन हटा ली है इन एरिया से, इंडिया को अब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा। तो चाइना के ऊपर हमें डिपेंडेंस कम करने के लिए ज़रूरी क्या होगा कि हमारे पास भी एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क हो। अब हमें एक लीडर का रोल प्ले करना पड़ेगा क्योंकि यूएस भी यहाँ से हट चुका है, चाइना एक लीडर का रोल प्ले कर रहा है और अगर हमें चाइना से के ऊपर से अपना डिपेंडेंस हटाना है तो हमें भी लीडरशिप दिखानी पड़ेगी और एक पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। तो इंडिया की लीडरशिप ज़रूरी है चाइना के ऊपर से डिपेंडेंस हटाने के लिए। दिस वॉज द मेन आइडिया। चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। एग्जेम्पशन मीन्स छूट।
इंडिया क्या चैलेंज फेस कर रहा है? ऑथर ने बोला चाइना के ऊपर से डिपेंडेंस हटानी है तो इंडिया को अपना एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। मतलब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास फ्रेमवर्क नहीं है। तो आंसर है स्किल्ड फोर्स की कमी है, ऐसा कहीं वर्कफोर्स की कमी है, ऐसा कहीं नहीं बोला। हाँ, एक फ्रेमवर्क की कमी है हमारे पास। सोलर एनर्जी का पोटेंशियल ही नहीं है हमारे यहाँ धूप ही नहीं आती, बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, नहीं अननेसेसरी है, नहीं आंसर इज बी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑथर ने क्यों डिसाइड किया कि वो 12 क्रिटिकल मिनरल्स को और 35 गुड्स को बीसीडी से हटाएगा? क्यों सोचा सरकार ने? एक बार पैसेज देखते हैं इसके लिए। कैपिटल इंटेंसिव, यहाँ इसमें बहुत पैसा लगेगा, बहुत कैपिटल लगेगी लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी में, और जो कि चाइना के पास है। तो सरकार ने बोला कि हम इसको हटा देते हैं, क्योंकि अगर हम इसको अपने यहाँ करने बैठेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव है, ये बहुत ज़्यादा कैपिटल लगेगी, तो हम नहीं कर पाएंगे। तो इसके ऊपर से बीसीडी हटा देते हैं कि चाइना से आसानी से ये टेक्नोलॉजी आ जाए। आंसर बताओ। इंडिया का कोल प्रोडक्शन बढ़ जाए इसलिए? नहीं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाए। हाँ, ये जो है लेस कैपिटल इंटेंसिव और मोर कॉम्पिटेटिव हो कि हम बाहर से ले सकें इसको। चाइना के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ जाए इसलिए सरकार चाहती नहीं है चाइना के ऊपर डिपेंडेंस बढ़े, तो ये भी गलत है। आंसर इज सी। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के? चलो मैच द कॉलम्स, देखते हैं कितने लोगों को कितने इडियम्स याद हुए। एक रिक्वेस्ट भी करूंगी सभी को, सेशन को लाइक कर दो। 5100 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग, पर उतने लाइक्स नहीं है। वाटर अंडर द ब्रिज मीन्स प्रॉब्लम हो चुकी है, अब कुछ नहीं कर सकते, अब उसके ऊपर सोचना बंद करो। एज ब्लाइंड एज अ बैट, बिल्कुल ही ब्लाइंड होना। वन हॉर्स टाउन, मतलब कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं उस टाउन की। ऑन अ शू स्ट्रिंग, पैसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लीन द एयर, या टेंशन को खत्म करो। डी, ई, ए, बी एंड सी। स्कोर्स एवरीवन। 10 वर्ड्स हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी को कमेंट में लिखना है। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे ही लिखेंगे। जितने भी बच्चे मीनिंग्स लिखेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूशन बुक भी गिफ्ट करेंगे। उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल बुक है। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखे ही लिखें। सबको लिखने हैं, सबकी जिम्मेदारी है। जो बच्चों की इंग्लिश कमज़ोर है, जो बच्चे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, मार्क्स बहुत अच्छे लाने हैं, इंग्लिश में एक नंबर कहीं नहीं गंवाना है, वो आज के आज ही परफेक्शन बैच को ज्वाइन कर लेंगे। नया बैच स्टार्ट हुआ है, परफेक्शन 2.0 नया बैच स्टार्ट हुआ है। तो मेक श्योर करो कि आप उसको आज के आज ही ज्वाइन करो। 9 बजे उसकी क्लास होगी। अच्छा, मुझे एक चीज़ और पूछनी थी आप लोगों से, मुझे कमेंट में बताइएगा कितने लोग चाहते हैं कि परफेक्शन की क्लास में 9 बजे से 10 बजे कर दूँ? मेरे पास बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं कि मैम परफेक्शन की क्लास 10 बजे कर दो। तो कितने बच्चे चाहते हैं कि परफेक्शन की क्लास का टाइम 10 AM हो जाए? सभी लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। हाँ, तो वो बच्चे सभी लोग परफेक्शन की क्लास को ज्वाइन करेंगे। विद इन अ मंथ आपको बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा अपनी इंग्लिश में। 1 महीने के अंदर आपको इतना इंप्रूवमेंट मिलेगा कि आपको लगेगा कि मैंने ये बैच पहले क्यों नहीं ज्वाइन किया, इतना टाइम क्यों लगाया इसमें। बट उसके लिए आपको परफेक्शन और एडिटोरियल दोनों में रेगुलरली आना पड़ेगा। इन 2 क्लासेस को आपको रेगुलरली करना है, उस दिन तक करना है जिस दिन तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। इस बात को मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप परफेक्शन प्लस एडिटोरियल 1 महीने भी आ गए, आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स, आपके इंग्लिश में जो आपकी समझ है, जो बहुत बहुत अच्छी हो जाएगी। बट ये काम करना पड़ेगा, 2 घंटे रोज इंग्लिश को देने पड़ेंगे। कोड आप लगाओगे निमिषा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर आपको सिर्फ इंग्लिश पढ़ना है तो यस ऑफिसर पे जाके आप एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन लोगे। अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो यस ऑफिसर पे जाके आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लोगे। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, स्पेसिफिकली बैंकिंग एग्जाम्स के। कोड आपका निमिषा ही लगेगा, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको सारी PDF, सारे क्लास नोट, सारी मैगजीन, सब कुछ कंटेंट मिल जाता है। कोई डाउट, कोई क्वेरी होती है तो हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उस फॉर्म को भी फिल कर सकते हो। टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर दे देगी।